नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होगी, लेकिन सबसे पहले जरा देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को यूपी सरकार की तरफ से लखीमपुर खीरी जाने की मंजूरी नहीं मिली है। राहुल गांधी को आज लखनऊ जाना है और कांग्रेस ने योगी सरकार से राहुल के लखीमपुर दौरे के लिए मंजूरी मांगी थी। राहुल गांधी दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा के जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को नामजद आरोपी बनाया गया है। मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी मामले में एनसीबी ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया था। ये चारों पार्टी ऑर्गेनाइजर बताए जा रहे हैं। आज इन्हें कोर्ट में पेश कर कस्टडी की डिमांड की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कल शाम श्रीनगर और बांदीपोरा में 3 आतंकी घटनाएं हुई। इसमें आतंकियों ने 3 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। संबंधित इलाकों की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। पीएम मोदी इस योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सीतापुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। कुल 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 191, 107, 116 के तहत केस दर्ज किया है। प्रियंका गांधी के लिए सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस में अस्थायी जेल बनाई गई है। पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया तो प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता लखीमपुर के लिए मार्च करेंगे। सिद्धू ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की भी मांग की है। कांग्रेस ने बिहार की कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले आरजेडी ने इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। कांग्रेस ने आरजेडी से एक सीट पर उम्मीदवार का नाम वापस लेने को कहा था। पार्टी नेता मदन मोहन झा ने कहा कि महागठबंधन के स्वरूप पर आलाकमान फैसला लेगा। यूपी सरकार की कैबिनेट ने कल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें 60 लाख से 1 करोड़ छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का फैसला शामिल है। इस योजना पर सरकार 3,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खर्च करेगी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी में 44 में से 41 सीट जीतकर गांधीनगर नगर निगम पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। वहीं कांग्रेस ने 2 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नियुक्त चांदीवाल न्यायिक आयोग ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को एक बार फिर तलब किया है। आयोग ने परमबीर सिंह के लिए 6 अक्टूबर को पेश होने का समन जारी किया है। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने कल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार छापेमारी की। इस दौरान एटीएस मामले में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के जामिया नगर शाहीन बाग स्थित आवास भी पहुंची। यहां जांच टीम को धर्मांतरण के लिए फंडिंग से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 3 दिन पहले धार्मिक झंडे को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद आज 2 समुदायों के बीच जमकर हिंसा हुई। मामले में पुलिस ने 70 लोगों की पहचान कर ली है और इनमें से 59 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक महिला शिक्षिका को जन सुनवाई से घसीटकर बाहर निकालने का मामला सामने आया है। महिला अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में पहुंची थी, लेकिन कलेक्टर की उपस्थिति में शिक्षिका को अमानवीयता से बाहर निकाल दिया गया। आंध्र प्रदेश के बंदरगाह शहर विशाखापट्टनम से नशीली पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस ने चिंतापले मंडल के लोटूगेडा गांव से 1,710 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दोनों आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हथियारबंद तालिबानी आतंकियों ने गुरुद्वारा कारते परवान के अंदर तोड़फोड़ की है। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए और कई गार्ड्स के हाथ पैर बांध दिए और उन्हें हिरासत में ले लिया। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन की आज मुलाकात होगी। बैठक में अफगानिस्तान और दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा दोनों के बीच दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्रों की समस्याओं पर भी बात होगी। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कुलभूषण जाधव के लिए वकील रखने के लिए भारत को और समय दिया।
भारत और जापान के बीच अरब सागर में आज से जिमैक्स नौसेना अभ्यास शुरू होगा। दोनों देशों के बीच पहला नौसेना अभ्यास जनवरी 2012 में हुआ था। पिछले साल ये अभ्यास सितंबर में हुआ था। फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में रूस पहली बार अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करेगा। इसके लिए रूसी अभिनेत्री और निर्देशक अंतरिक्ष के अपने सफर पर कल रवाना हुए। टीम के साथ 3 अंतरिक्ष यात्राएं पूरी कर चुके अनुभवी यात्री एंटन शकाप्लेरोव भी गए हैं। दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान के तहत राजधानी में 150 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं। सर्दियों में प्रदूषण के मुकाबले के लिए दिल्ली सचिवालय में एक ग्रीन वॉर रूम भी बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालु 7 अक्टूबर से शिरडी साईं मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबा देवी मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करने जा सकेंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की साख को बरकरार रखा है और देश के आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर कैटेगरी में कर दिया है। भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्टिंग के लिए WHO और विशेषज्ञों की एक टीम अगले हफ्ते बैठक करेगी। इस दौरान कोवैक्सीन की जोखिम और सुरक्षा का आकलन किया जाएगा। भौतिक विज्ञान के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के स्यूक्रो मनाबे, जर्मनी के क्लास हेसलमेन और इटली के जॉर्जिया पारेसी को देने की घोषणा की गई है। इन्हें कठिन भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शांति भंग करने के आरोप में सीतापुर में गिरफ्तार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाया गया है और वकील से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। प्रियंका गांधी ने साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगाया है कि गिरफ्तार करने के बावजूद भी उन्हें अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है। प्रियंका गांधी के मुताबिक अभी तक उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि किन FIR में उनके खिलाफ किन धाराओं में FIR दर्ज की गई है, क्या क्या आरोप उन पर लगाए गए हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि उन्हें न तो अभी तक FIR की कॉपी दी गई है और न ही कोई कानूनी नोटिस दिया गया है। और इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी का दावा है कि FIR में जिन 11 लोगों के नाम है उसमें से 8 तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। तो देखिए, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद प्रियंका गांधी सुर्खियों में आ गई हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने जिस तरह उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को घेरा है, कार्यकर्ताओं में जान फूकी है, उससे उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कांग्रेस में कुछ जान आती हुई नजर आ रही है। इस पूरे एपिसोड में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कमजोर मानी जा रही पार्टी की मजबूत नेता के रूप में उभरी हैं। इतवार को लखीमपुर खीरी की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की हत्या के बाद जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व CM अखिलेश अगली सुबह लखीमपुर जाने के बारे में सोच रहे थे, BSP सुप्रीमो मायावती हिंसा को लेकर ट्वीट कर रही थी। उनकी पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सुबह लखीमपुर जाने वाले थे, तभी दिल्ली से लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी रात में ही लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गयी। पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन वो दूसरी गाड़ी में सवार होकर निकल पड़ी। प्रियंका जब लखीमपुर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर सीतापुर पहुंच चुकी थी, तब पुलिस ने उन्हें रोका, जहां पुलिस से उनकी तीखी बहस हुई। ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगी तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ तुम। क्यों इनको आगे कर रही हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? हटो, मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ। और अगर नहीं है तुम्हारे पास और हाथापाई करने की कोई हक नहीं है रोकने का हमें। उसके बाद प्रियंका को सीतापुर के गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया। हिरासत के बावजूद प्रियंका खबरों में बनी रही, झाड़ू लगाते दिखी। उन्होंने बिना किसी नोटिस FIR के इतने लंबे समय पर हिरासत में रखने पर सवाल उठाए। कहा कि उन्हें वकील तक से मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर FIR के रखा है। तब जाकर 11 लोगों के खिलाफ FIR की बात सामने आई, जिसमें पहला नाम प्रियंका गांधी का है। उन पर राज्य में शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। लेकिन प्रशासन को शायद अंदाजा नहीं रहा होगा
कि सीतापुर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता उस गेस्ट हाउस के बाहर दिन रात बने हुए हैं, जहां प्रियंका गांधी को रखा गया है। सीतापुर में दिन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, रात में मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें जमकर नारेबाजी हो रही है। मशाल जुलूस में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी दिखाई दी। बाहर प्रदर्शन चल रहे हैं और गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद प्रियंका गांधी सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। प्रियंका गांधी ने फोन पर ही मारे गए 2 किसानों और एक पत्रकार के परिवार वालों से बात की है, उनके साथ संवेदना जताई है। प्रियंका ने बाहर डटे अपने साथियों से भी फोन के जरिए संवाद किया। मुझे दबाने की कोशिश करोगे, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक पूरे गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। जब बीजेपी की पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले को लखीमपुर जाने से रोका गया और उनके बाल खींचकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया, तो भी ट्वीट के जरिए प्रियंका उनके पक्ष में खड़ी दिखी। प्रियंका जिस तरह से यूपी सरकार पर हमलावर है, उससे यूपी में कमजोर मानी जा रही कांग्रेस में कुछ जान आ गई है। भाई राहुल गांधी भी बहन के साथ खड़े हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो हार नहीं मानेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी प्रियंका से मिलने सीतापुर जाना चाहते थे, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट से उन्हें बाहर ही नहीं आने दिया। लिहाजा पहले जमीन पर बैठकर धरना दिया, फिर दिल्ली लौट गए। मैं तो आया था यहाँ, डीसीसी जाऊँगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों मीटिंग किया जाए, उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में क्योंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलने वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। जहां प्रियंका को लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचने दिया गया, वहीं कांग्रेस से टीएमसी में आई सुष्मिता देव लखीमपुर खीरी कैसे पहुंच जाती है। कुल मिलाकर लखीमपुर खीरी हिंसा को यूपी में होने वाले चुनाव से अलग करके देखा नहीं जा सकता, क्योंकि विपक्ष इसके जरिए सरकार को किसान विरोधी बता रहा है। वहीं प्रियंका और कांग्रेस की सक्रियता के बाद सवाल ये है कि लखीमपुर खीरी हिंसा कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी। क्या रेस में पिछड़ी मानी जा रही कांग्रेस को इससे रेस में बने रहने का मौका मिल गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब बुलेटिन में वक्त है आपके राज्य की खबरें जानने का। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 3 दिन पहले 2 समुदायों के बीच धार्मिक झंडे को लेकर शुरू हुआ विवाद जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। 3 दिन पहले हुई हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कवर्धा में काफी हंगामा किया। सड़कों पर उतरे लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को भी उन्होंने निशाना बनाया। बवाल इतना बढ़ गया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। हालांकि सड़क पर बवाल कर रहे लोग फिर भी शांत नहीं हुए। उन्होंने कवर्धा जबलपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात को देखते हुए कवर्धा को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया। 4 जिलों की पुलिस पूरे शहर में गश्त कर रही है। माहौल को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने 70 लोगों की पहचान कर ली है, जिनमें 59 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई है। आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने इस बात की जानकारी दी। पुलिस की तरफ से भरोसा दिया गया है कि इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस मामले में एक रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में न्यायिक जांच भी होगी। वहीं इस मामले में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस को दर्ज कराई गई एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आशीष पर 15-20 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने और गोली चलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में बताया गया कि आशीष मिश्रा अपने समर्थकों के साथ 3 गाड़ियों से घटनास्थल पर आए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ यूपी की सीतापुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 191, 107, 116 में मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हीं धाराओं के तहत पुलिस ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार भी किया है। इससे पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखा था। गिरफ्तारी के बाद प्रियंका गांधी के लिए पीएससी गेस्ट हाउस में ही अस्थायी जेल बनाई गई है। इस घटना को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिसके जरिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा स्वतंत्र एजेंसी से न्यायिक जांच की मॉनिटरिंग कराने की भी मांग इस याचिका के तहत की गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से यूपी में विजय रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इससे संबंधित पोस्टर भी जारी किया गया, लेकिन अखिलेश की फोटो लगे इस पोस्टर में मुलायम सिंह यादव कहीं नजर नहीं आए। इस विजय रथ यात्रा के जरिए अखिलेश प्रदेश के हर जिले और तहसील में जाएंगे और वहां वोटरों से यूपी चुनाव में समर्थन की अपील करेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा के जरिए हर जिले में एक जनसभा भी करेंगे। उनकी ये विजय रथ यात्रा 3 चरणों में 3 महीने तक चलेगी। पहले चरण में अखिलेश का ये रथ लखनऊ से चलकर कानपुर पहुंचेगा। यहाँ जनसभा होगी, फिर बुंदेलखंड पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि इसके पीछे 2011 का इतिहास है। इसी रूट पर चलने के बाद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी अब 2 टुकड़ों में बट गई है। रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही उनके बेटे और सांसद चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस के बीच पार्टी पर अधिकार को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि अब ये विवाद पार्टी के 2 टुकड़ों में बट जाने के साथ खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को अलग अलग पार्टी के तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पुराना नाम और चुनाव चिन्ह भी खत्म कर दिया है। आयोग ने चिराग पासवान के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नया नाम लोक जनशक्ति पार्टी दिया है और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर आवंटित किया है। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी और सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह के तौर पर दिया है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव है। इसमें चिराग ने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। वो किसी भी सूरत में इस मौके को खोना नहीं चाहते। यही वजह है कि वो चुनाव आयोग से पार्टी का नाम सौंपने की मांग कर रहे थे, क्योंकि 2 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने एलजेपी का सिंबल फ्रीज कर दिया था। और देखिए, बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग बाबा रामदेव के खिलाफ जोर शोर से नारे लगा रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा यह जा रहा है कि जोधपुर एयरपोर्ट पर रामदेव के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की, जिसके कारण उन्हें वहीं से लौटना पड़ा था। लेकिन क्या वाकई बाबा रामदेव को जोधपुर में लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा? क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई? इस रिपोर्ट में देखिए। योग गुरु बाबा रामदेव का विरोध। बाबा रामदेव पर निकली लोगों की नाराजगी। लोगों के विरोध की वजह से बाबा रामदेव को लौटना पड़ा वापस। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि बाबा रामदेव एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलते हैं, वहां मौजूद लोग नारेबाजी शुरू कर देते हैं। लोग गो बैक और हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। जैसे ही बाबा रामदेव वापस लौटते हैं, लोग तालियां भी बजाते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया जिला संयोजक दीपक जैन ने वीडियो ट्वीट करते हुए यही दावा किया और कुछ ही वक्त में इस वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका था और सैकड़ों बार शेयर भी किया गया। वायरल वीडियो के साथ एक कैप्शन भी शेयर किया जा रहा है कि जोधपुर में बाबा रामदेव के खिलाफ नारे लगे। अब क्यों नहीं बोलते काले धन और महंगाई के खिलाफ? यूपीए के वक्त पर काले धन के खिलाफ रामदेव बाबा ने बीड़ा उठाया था। रामदेव को एयरपोर्ट से ही
वापस लौटना पड़ा। जब हमने इसके फैक्ट खंगालने शुरू किए तो पता चला कि ये वीडियो इसी दावे के साथ साल 2017 से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करने का सबसे पुराना उदाहरण हमें 27 सितंबर 2017 का मिला। इस बारे में और सर्च करने पर पता चला कि बाबा रामदेव 27 सितंबर 2017 को राजस्थान के अलवर में पतंजलि ग्रामोद्योग का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद वो एयरपोर्ट में वापस चले गए। वायरल वीडियो में बाबा रामदेव का विरोध तो हो रहा है, पर यह वीडियो अभी का नहीं बल्कि 2017 का है। हमारे फैक्ट चेक में वायरल वीडियो से जुड़ा दावा झूठा साबित हुआ। और अब देखिए आपके काम की खबर। त्योहारी सीजन को देखते हुए HDFC बैंक ने ट्रीट 3.0 लॉन्च किया है, जिसके तहत 10,000 से ज्यादा ऑफर दिए जा रहे हैं। बैंक ने इसके लिए 100 स्थानों पर 10,000 से ज्यादा मर्चेंट्स के साथ करार किया है। मंगलवार को जारी इस ट्रीट 3.0 की थीम करो हर दिल रोशन के आधार पर है। बैंक ने कहा कि ट्रैक्टर के लोन पर 0 प्रोसेसिंग फीस और ट्रैक्टर की कीमत का 90% लोन मिलेगा। कमर्शियल व्हीकल लोन की प्रोसेसिंग फीस पर 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 75 लाख रुपए तक के बिजनेस पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी और प्रोसेसिंग फीस पर 50% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही कंज्यूमर गुड्स पर 22.5% का कैशबैक दिया जा रहा है। और इसी के साथ वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे भी जारी हैं, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। और चलिए, किसानों के परिवार में से एक ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है, जिसके बाद से बहराइच जिले के डॉक्टर्स का एक पैनल भी बनाया गया है और इस हादसे में बहराइच के गुरविंदर की भी मौत हो गई थी। तो देखिए, परिवार वाले ये मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से पोस्टमार्टम हो। गुरविंदर के परिवार ने अपने जिले के डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाने की मांग की थी। परिवार का दावा यह है कि गुरविंदर के सिर में गोली भी लगी थी, जिसका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी बहराइच पहुंच चुके हैं। तो देखिए, पहले जो शव का पोस्टमार्टम किया गया, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से परिवार वाले संतुष्ट नहीं है। परिवार वालों की मांग है कि हमारे इलाके के डॉक्टर्स एक बार फिर से पोस्टमार्टम करें, क्योंकि परिवार वालों को ये शक है कि सिर पर भी गोली लगी है। परिवार वालों ने गोली लगने का शक जताया है। और उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे। मुख्यतः उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम से पूर्व कुछ निर्णय हुए थे कि पोस्टमार्टम के वक्त में ये रहेंगे। उसको लेके शिकायत कर रहे थे कि एक्सरे के वक्त में ये नहीं रहे, इनको हटा दिया गया, या उनके परिजनों को जब पोस्टमार्टम हो रहा था उस वक्त नहीं रहने दिया। इस तरह की शिकायत कर रहे थे कि साहब जो वादा हुआ था वो नहीं किया, और इसी कारण ये नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। तो आपसे क्या उन्होंने कोई शर्त रखी है? नहीं, हमारे से कभी कोई शर्त नहीं की। हमने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट रूप में हम अगली सारे प्रोसेस कराएंगे, क्योंकि अब दोबारा पोस्टमार्टम होने का निर्णय हो ही गया है। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर दोबारा पोस्टमार्टम की मांग क्यों उठी है। दरअसल एफआईआर में गोली लगने से एक की मौत का जिक्र है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। हमारे पास 8 शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें मुख्य तौर पर 6 बातों का जिक्र किया गया है। किसी किसान की गोली लगने से मौत नहीं हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिख दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये कॉपी टाइम्स नाउ नव भारत के पास है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के शरीर पर घसीटने के निशान भी हैं। 4 लोगों के शरीर पर डंडे के निशान हैं। पिटाई की वजह से दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग हुई। सिर पर धारदार हथियार से वार हुआ। शरीर में कई जगह पर अंदरूनी चोट भी है, लेकिन कहीं पर भी गोली लगने का जिक्र नहीं किया गया है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर 8 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहा गया है। मृतक किसान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो आपको बताएंगे। देखिए, दलजीत सिंह बहराइच से हैं, जिसके लिए कहा गया है कि मौत से पहले घिसटने का निशान उनके शरीर पर है। चोट के 16 से 17 निशान हैं। इसके अलावा गुरविंदर सिंह की अगर बात करें, जो बहराइच से हैं, सिर में गंभीर चोट उनके लगी है और नुकीले हथियार से चोट, शरीर पर घसीटने के निशान भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लवप्रीत सिंह लखीमपुर से सिर में गंभीर चोट लगी है, शरीर पर घसीटने के निशान है। चोट के 16 से ज्यादा निशान शरीर में मिले हैं। इसके अलावा कई ऐसे किसान हैं जिनके
शरीर के में चोट के निशान का जिक्र किया गया है, लेकिन किसी भी शरीर में गोली लगी है इस बात का जिक्र नहीं किया गया। और वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी बताया है कि पिटाई और एक्सीडेंटल इंजरी के निशान ही मिले हैं। सुनिए। फ्रैक्चर है पहले वाले हम नहीं कह सकते कितनी चोट पहले वाले तो मारपीट के थे जहाँ मेरे को बताया गया मारपीट वाले थे, लेकिन ये जो 8 थी ये एक्सीडेंटल इंजरी 4 नो गन शॉट है। हाँ 4 जो थे वो एक्सीडेंटल इंजरी थे, नो गन शॉट। वो असल में जब गोली चलती तो आदमी ये कहता कि गोली लगी सर मेन मतलब ना जो कट के मार्क्स होते हैं उसमें जिसके मन जो सब डॉक्टर बन जाते हैं तो जो इच्छा यहाँ पे मैं वैसे तो एनेस्थेटिस्ट हूँ एमएस की पोस्ट है मेडिकल सुपरिटेंडेंट पैनल में। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक आशीष मिश्र उर्फ मोनू मिश्रा घटना के वक्त गाड़ी में मौजूद थे। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू निवासी ग्राम बनवीरपुर परगना तहसील निघासन जिला खीरी अपने 3-4 पहिए वाहनों के ऊपर सवार होकर के 15 से 20 अज्ञात असलहों से लैस व्यक्तियों के साथ भवनीपुर में मौजूद थे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वायरल खबरें। क्या हो अगर आपके सामने अचानक शेर आ जाए, शायद आपकी जान ही निकल जाए। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक जंगल के बीच एक टॉयलेट बना है, लेकिन इस टॉयलेट में से इंसान की जगह निकल रहे हैं जंगल के राजा यानी कि शेर। वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। फॉरेस्ट अफसर सुशांता नंदा ने वीडियो शेयर कर लिखा है, जंगल को साफ रखो। वही एक यूजर ने लिखा, स्वच्छ जंगल मिशन। लोग कमेंट के साथ ही हिदायत भी दे रहे हैं कि अगली बार अगर आप पब्लिक टॉयलेट का यूज करें तो जरा संभल कर। अभी तक आपने इंसानों को डॉग, कैट और दूसरे जानवरों से प्यार करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी शख्स को गधे से भी प्यार करते देखा है? वायरल हो रहे वीडियो में आप इंसान और गधे के बीच के प्यार को साफ देख सकते हैं। एक शख्स गधे के बच्चे को गोद में उठाए हुए है और एक गाना गुनगुना रहा है। ऐसा लग रहा है कि शख्स उस गधे के बच्चे को गाना सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रहा है। गधे के रिएक्शन से लग रहा है कि उसे भी मजा आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को अब तक 42,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। नेटिजन्स भी इस पर तरह तरह के और इमोशनल कमेंट कर रहे हैं। दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस मौका चाहिए उसे वायरल होने का। अब सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग का गाना गाते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग सड़क के बीचों बीच सुर लगा रहा है। बिना किसी म्यूजिकल इक्विपमेंट के वो ऐसे गाना गा रहा है जैसे कि वो एक प्रोफेशनल सिंगर है। बुजुर्ग के गाने को सुनने के लिए सड़क पर ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जैसे ही गाना खत्म होता है, लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर अब उनका गाना गाते हुए वीडियो वायरल हो गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। पावन सकल भावन सब सगुन में शुभ सगुन में प्रथम पूजा करत सब जन फलनि कंदन आसुर बंदन। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।